अगर मैं सीक्वेंस के हिसाब से बताऊं तो सबसे ज्यादा चांस एक्सट्रैक्ट का है। एक्सट्रैक्ट के बाद जर्नल एंट्रीज, और उसके बाद नोट्स। ये जो एक मिक्स टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता है ना, जिसमें IAS 16 भी होता है, IAS 23 भी आ जाता है मिक्स होके, तो एक्सट्रैक्ट के ज्यादा चांसेस हैं। और एक्सट्रैक्ट के सवाल टोटल कोई 4-5 होंगे आपके इसके अंदर, इस किट के अंदर। वो 4-5 क्वेश्चन आपने सारे करने, एक दो तो क्वेश्चन हमने कर दिए, बाकी भी अगर टाइम मिला तो मैं आपको सारे करवा दूंगा, क्योंकि मैंने उसकी रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर करता रहूंगा। जब तक मैंने एक्सट्रैक्ट, नोट्स और जर्नल एंट्री के सारे क्वेश्चन करवाने हैं नॉन कंटेस्टेड्स के, ठीक है। तो आपने इन तीनों के क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है कि 16 से 18 नंबर का सवाल होता है। फिर उसके बाद इसमें दो चीजें और आती हैं। एक वो आ जाते हैं लेजर बनाना। अगर आपको जर्नल एंट्रीज आती हैं तो लेजर बना लेंगे, लेकिन मैं ये गलत सोचता हूं। जर्नल एंट्रीज ही अगर आप सही ना पास करो तो फिर मैं आपको ना 2025 का लतीफा सुनाता हूं। एक एक्सचेंज का केस है जी। एक्सचेंज के केस में ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू है 340 और आपने कैश दे दिया 680, ठीक है। और ओल्ड एसेट की क्या वैल्यू है, ओल्ड एसेट की भी कॉस्ट जो हम लिखते हैं 870, और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है, ये भी पता नहीं ठीक भी है या नहीं। चले हम इस वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं। अब हमने एंट्री पास करनी है जी, न्यू एसेट डेबिट, accumulated depreciation डेबिट, ओल्ड एसेट क्रेडिट, कैश दे रहे हैं तो कैश भी क्रेडिट, और जो डिफरेंस आएगा वो आता है एसओपीएफ। अब जब मैंने ओल्ड एसेट क्रेडिट करना है वो सपोज दैट 870 से करना है, और जो कैश क्रेडिट करना है वो 680 से करना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आ जाएगी। यहां पर मैंने कितना लिखना है, यहां पर क्या लिखूंगा, एक्सचेंज का केस है, रूल के हिसाब से फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस, तो मुझे 340 प्लस 680 करना चाहिए। और अगर मैं लिख दूं 340 और मैं ये कहूं जी 680 मैंने इधर लिख तो दिया है, तो फिर तो मेरा सवाल लेजर भी गलत बनेगा। आपने रूल्स के हिसाब से चलना है कि यहां पर 1020 आना है कि 340 प्लस 680, और अगर फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट मोर रिलायबल हो तो सिर्फ फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट लिखते हैं, नए एसेट की कॉस्ट, ठीक है। तो देखिए पेपर में ये मुझे नहीं पता कि ये चीजें आप लोगों को वहां पर पेपर में किस एंगल से याद रहती हैं या नहीं रहती। ये नहीं कि आपको पता नहीं होता, पेपर में पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है, कभी कभी वैल्यू गलत लिखी जाती है। तो जो हम कहते हैं ना कि आई कैप पेपर बहुत अच्छा हुआ था, आई कैप ने कुछ कर दिया, ऐसा कभी नहीं होता। हमसे कोई ना कोई कुताही हो जाती है, जल्दी में, प्रैक्टिस कम होने की वजह से, या कोई ना कोई वजह जरूर होती है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें आ जाती है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट पर तवज्जो दिया करें कि जो चीज जिस हालत, जिस तरह से पढ़ाई जाती है उसी हालत में ही आपने याद रखनी हो, तो वो ज्यादा इजी रहता है। चलिए हम नोट्स पे आते हैं, और मैं आपको दोनों टाइप के नोट्स बताता हूं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के भी साथ ही बता देता हूं, और या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और इंपेयरमेंट लॉस को प्योरली कल रखते हैं। जो इसकी एंट्री यहां पर आएगी वो मैं करवा दूंगा,
बाकी जो प्योर IS 40 और IS 36 है वो कल, क्योंकि आज जुम्मे का दिन है तो फरहान साहब ने भी जल्दी क्लास आज लेनी है, तो इसलिए हम सिर्फ नोट्स को देखते हैं। अब अगर हम नोट्स की बात करेंगे तो सबसे पहले आपने पहले नंबर पर लिखने होते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नोट्स। अगर ओवरऑल आप कहते हो कि जी हेडिंग के साथ मैं करवाऊं आपको, सबसे पहले लिखना आप नाम, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉर द पीरियड एंडेड, यहां पर आगे डेट आ जाएगी। अगर वो विद कंपैरेटिव कहता है तो स्केड्यूल 2 सालों का बनाना, अगर वो कंपैरेटिव नहीं कहता तो 1 साल का स्केड्यूल बनाना। अब यहां पर हम लिख देंगे नंबर 1, जिसके भी वो नोट्स कहता है उसका नाम लिख दें, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगर वो कहता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की नोट्स लिखे तो यहां पर क्या लिख देंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। एक दफा उसने दोनों पूछ लिए तो 1 का नंबर देकर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और 2 नंबर देकर हम क्या लिख दे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम स्केड्यूल बनाएंगे। स्केड्यूल में यहां पर आप लिख लेना कॉस्ट, यहां पर लिख लेंगे सपोज दैट लैंड है, यहां पर लिख लेंगे व्हीकल, और यहां पर लिख लेंगे, अगर वो टोटल का कॉलम नॉट रिक्वायर्ड लिख दे तो टोटल का कॉलम नहीं लिखेंगे, और अगर वो टोटल का कॉलम कह देता है तो लिख देंगे। यहां पर हम लिखेंगे बैलेंस एज एट 1/1/2024 या 1/7/23 जो बताया होगा। लैंड का जितना भी ब्रॉड डाउन होगा लिख देंगे, नहीं लिखा होगा तो फाइंड करेंगे जो भी तरीकाकार होगा। अब मैं आपको मैक्सिमम चीजें बता देता हूं। मेन ये लेजर है लैंड का और व्हीकल का। किसी भी वजह से अगर आपका एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट, बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। तो बढ़ेगा कैसे, एडिशन, डिस्पोजल। ये बात होगी एसेट खरीदने की और बेचने की। अगर तो कॉस्ट मेथड पर काम किया हुआ है तो कॉस्ट लिख देंगे, अगर बुक वैल्यू पर बताया हुआ तो बुक वैल्यू लिख देंगे। आई कैप ने बुक वैल्यू मेथड से ज्यादातर किया हुआ है, आप कॉस्ट मेथड पे करना, इससे आपकी जर्नल एंट्रीज भी रिवाइज हो जाएंगी और क्वेश्चन भी हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद आप लिखेंगे रीवैल्यूएशन। अगर ड्यूरिंग द ईयर रीवैल्यूएशन हुई है तो 2 एंट्रीज पास होंगी, अगर ड्यूरिंग द ईयर रीवैल्यूएशन नहीं हुई तो नहीं होगी। वो 2 एंट्रीज कौन सी हैं, एक इलिमिनेशन, इलिमिनेशन को आई कैप रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट भी लिखता है। इलिमिनेशन या रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट, ये एंट्री है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, पीपीई क्रेडिट, इसका मतलब ये माइनस होगा। इलिमिनेशन के फौरन बाद हम करते हैं रीवैल्यूएशन। अब रीवैल्यूएशन में हमारा एसेट डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। अगर तो ऐसे डेबिट हो रहा है रीवैल्यूएशन की वजह से तो प्लस कर दो, अगर क्रेडिट हो रहा है तो माइनस कर दो। अब वो डेबिट या क्रेडिट सिर्फ एक वजह से भी हो सकता है, मतलब एंट्री हो सकती है पीपीई डेबिट सरप्लस क्रेडिट,
और ऐसे भी तो हो सकता है ना, पीपीई डेबिट, एसओपीएल क्रेडिट और ओसीआई क्रेडिट। तो आपकी अपनी मर्जी है, इकट्ठा प्लस माइनस कर दो तो इकट्ठा कर देना, अलग अलग करना है तो अलग अलग कर देना, बट करना एसेट की अमाउंट से है। एसेट जितनी अमाउंट से डेबिट हो रहा है या एसेट कितनी अमाउंट से क्रेडिट हो। फिर इसके बाद एक आता है रिक्लासिफिकेशन। रिक्लासिफिकेशन का मतलब होता है पहले एक स्टैंडर्ड में एसेट फॉल कर रहा था, वो ट्रांसफर होकर किसी और स्टैंडर्ड में जा चला गया। वो क्या हो सकता है, फ्रॉम या टू। फ्रॉम या टू का मतलब है कि हो सकता है IS 40 से 16 में आया हो, या हो सकता है 16 से 40 में गया। अगर तो 16 से 40 में गया है तो रीवैल्यू होकर गया होगा। अगर ये 16 से 40 में गया है तो रीवैल्यू होके गया होगा, तो फिर वही रीवैल्यूएशन वाली एंट्री पास करनी है, चाहे वो कॉस्ट मॉडल पे है चाहे वो रीवैल्यूएशन पे है। फिर रीवैल्यूएशन की एलिमिनेशन की भी एंट्री पास होगी और रीवैल्यूएशन की भी एंट्री पास होगी। और अगर कहीं से आया है तो सिंपल पीपीई डेबिट। तो इन या आउट दोनों हो सकते हैं। आउट है तो रीवैल्यूएशन की एंट्री पास करके जाएगा, चाहे कॉस्ट मॉडल है चाहे रिवैल्यूएशन मॉडल है। रिक्लासिफिकेशन में लाजमी रीवैल्यू होता है। क्लोज कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 24। अगर तो है 1 साल का तो बस खत्म हो गया, और अगर 2 सालों का है तो अगला साल भी इसके आगे स्टार्ट कर देंगे। फिर अगले साल के एडिशन डिस्पोजल सेम। कंपैरेटिव कहते हैं ना, तो फिर 25 और 24 या 24 और 23। और अगर कंपैरेटिव नहीं कहता तो फिर बस 1 साल का। तो कंपैरेटिव सिर्फ स्केड्यूल का बनाना। अब हमारे पास ये बैलेंस आ जाएगा, ये हमारा कॉस्ट का लेजर कंप्लीट हो गया। अगर वो कंपैरेटिव कहेगा कि 2 सालों के बनाने, जैसे सेम बनाया है ना, क्लोज करके अगला साल भी बना दे, फिर अगले साल के एडिशन डिस्पोजल रिवैल्यूएशन। और अगर 1 साल का कहता है तो बस। अब आगे एक लाइन छोड़ के हम हेडिंग देंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में भी इसका मतलब है हमने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनाना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बैलेंस एज एट 1/1/24। लैंड डेप्रिशिएट नहीं होता तो वहां डैश, और अगर हमारे पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है और टोटल की, फिर हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। अच्छा, यहां पर भी 2 तरीके होते हैं। रीवैल्यूएशन के केस में हमारी डेप्रिसिएशन भी आती है और एक एलिमिनेशन भी आती है। ये लेजर केस का डेप्रिसिएशन का है या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का? तो इसका मतलब है आपने देखना है, अगर आपकी एंट्री के अंदर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है तो प्लस कर दो, डेबिट हो रहा है तो यहां आकर माइनस कर दो, क्योंकि ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर समझना है। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर किस तरह है? एलिमिनेशन की एंट्री क्या होती है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट पीपीई। इसका मतलब है एलिमिनेशन यहां होनी है, दोनों लेजर्स में होनी है, ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि वो भी क्रेडिट हो रहा है और ये डेबिट हो रहा है। अब क्या हम पहले एलिमिनेशन लिखें या पहले डेप्रिसिएशन लिखें, डिपेंड्स ऑन डेट ऑफ द रिवैल्यूएशन। अगर रिवैल्यूएशन साल के शुरू में हो रही है तो पहले एलिमिनेशन, और अगर साल के एंड में हो रही है तो पहले डेप्रिसिएशन। वही तरीका के पहले डेप्रिसिएशन लेनी है या पहले रिवैल्यूएशन। ज्यादातर आई कैप की प्रैक्टिस जो चल रही है ना, वो साल के एंड पे रिवैल्यूएशन करवा रहे हैं। तो पहले हम डेप्रिसिएशन लिख देंगे और बाद में रिवैल्यूएशन की क्या लिखेंगे,
फिर उसके बाद अगर डिस्पोजल किया है तो डिस्पोजल के केस में अगर वो रीवैल्यूड एसेट है तो उसकी भी एलिमिनेशन होती है अगर सरप्लस पड़ा हो तो, लेकिन वो इसमें नहीं होती क्योंकि उसकी एंट्री होती है रीवर्स सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग। डिस्पोजल के केस में जो उसकी डेप्रिसिएशन है वो डेबिट हो जाती है, क्योंकि आपको पता है उसकी एंट्री होती है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू डिस्पोजल। एक और चीज, इंपेयरमेंट लॉस। अगर क्वेश्चन के अंदर इंपेयरमेंट लॉस है तो उसको भी क्या ट्रीट करना है, जैसे डेप्रिसिएशन है, जैसे डेप्रिसिएशन है तो यहां ऐड करेंगे, खत्म होगी बात, क्लोज कर देंगे। हाँ अगर रिवर्सल है तो माइनस कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 20। इसके बाद हम लिखते हैं नेट बुक वैल्यू। फिर वही बात, अगर नेट बुक वैल्यू विद कंपैरेटिव है तो 2 सालों की लिखना, पिछले साल की भी और इस साल की, और अगर एक ही साल है तो बस वही लिखने की जरूरत है, नेट बुक वैल्यू। दिसंबर 20, दोनों क्लोजिंग बैलेंस आपस में माइनस करके लिखते हैं। ये समझो आपका एक स्टेप पूरा हो गया। इसको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट स्केड्यूल, इसको बोलते हैं रिकंसिलिएशन ओपनिंग ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एंड नेट कैरिंग अमाउंट, ये इसी का ही नाम है। अगर सवाल के अंदर वो कहे फिक्स एसेट का स्केड्यूल बनाकर दे तो इतना लिखना है बस। अगर वो क्वेश्चन के अंदर करे रिकंसिलिएशन बिटवीन ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एंड नेट कैरिंग अमाउंट, तब भी यही लिखना है। अब अगर आ जाए कि डिस्क्लोजर्स बनाए या नोट्स बनाए, फिर आगे भी लिखे। फिर अगला स्टेप है उसको आप लिख लेंगे 1.1। उस 1.1 में आपने 3 बातें लिख लेनी है। मेथड क्या है, मेजरमेंट बेस, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन और रेट या यूजफुल लाइफ। तो सबसे पहले मेजरमेंट बेस लिख लेना। सपोज एट रीवैल्यूएशन मॉडल, सपोज कर रहा हूं मैं कॉस्ट मॉडल, टोटल करके नहीं लिखना इसका। फिर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, सपोज दैट स्ट्रेट लाइन है, रिड्यूसिंग बैलेंस है, यूजफुल लाइफ, हाँ एक ही पॉइंट के अंदर लिख सकते हो यूजफुल लाइफ, या आप अलग अलग पॉइंट भी लिख सकते हैं, 1.1, 1.2, 1.3 ऐसा भी लिख सकते हैं। सपोज रेट है 12%, जो भी है। ये हमारा कॉस्ट मॉडल के कंप्लीट हो गया। अच्छा एक और बात, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के डिस्क्लोजर आ जाए और वो कॉस्ट मॉडल पे, तो वो भी सेम है एग्जैक्ट, सिर्फ यहां पर चेंज कर देना है। ये जो आपने पीपीई लिखा है ना, यहां पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लिखे। अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल पे आए तो एग्जैक्ट सेम लेजर, सेम स्केड्यूल है। ओके होगी बात। नेक्स्ट, अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो रिवैल्यूएशन मॉडल के 3 बातें हो, आई क्या मोस्टली 2 बातें लिख देता है, आप 3 बातें लिख। सबसे उसको लिख ले 1.2। सबसे पहले आप लिखना डेट और किस बंदे ने रिवैल्यूएशन की। तो आपने लिखना है जो भी जिसको भी रिवैल्यू करवा रहे हो कि उस एसेट का नाम लिख लेना, रिवैल्यूड एट, आगे डेट आ जाएगी, बाय मिस्टर या कंपनी,
जो भी कंपनी का नाम होगा तो कंपनी का नाम लिख देंगे, आदमी का नाम होगा तो आदमी का नाम लिख देंगे, और आगे ये भी लिखेंगे इज एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। और अगर नाम नहीं लिखा तो रीवैल्यूड बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ऐसे। नाम लिखा हुआ है तो नाम लिखकर, नाम नहीं लिखा हुआ तो बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। फिर आप लिखेंगे 1.3, बल्कि रीवैल्यूएशन के सारे 1/2 में कवर कर सकते हो। नेट कैरिंग अमाउंट एट कॉस्ट, या नेट कैरिंग अमाउंट इफ दैट एसेट नॉट रीवैल्यूड। नेट कैरिंग अमाउंट एट कॉस्ट मॉडल, या नेट कैरिंग अमाउंट इफ दैट एसेट, दैट एसेट का मतलब है वो एसेट का नाम लिखेंगे, नॉट रीवैल्यूड, एक ही बात। आगे क्या लिखेंगे, रुपीस। वो किस तरह से फाइंड करेंगे, उसकी कैरिंग अमाउंट प्लस माइनस लॉस या सरप्लस उस दिन का। नेट कैरिंग अमाउंट, अगर लॉस होगा तो ऐड कर देंगे, और सरप्लस होगा तो उसी दिन का, जिस दिन ये वैल्यू लिख रहे हैं। ठीक होगी बात। फिर उसके बाद लिख देंगे मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस। मूवमेंट इन बहुत आसान है, वर्किंग का एक कॉलम उठाकर जहां लिखना होता है एज इट इज। आपने देखना है कि क्या बैलेंस एज एट 1/124, क्या आपका सरप्लस 1/124 या 31 दिसंबर 23 को कोई पड़ा हुआ था। नेट बैलेंस ब्रॉड ऑन, या अब अगली बात, ड्यूरिंग द ईयर आपकी एंट्री कोई पास हुई है जिसके अंदर सरप्लस डेबिट या क्रेडिट हुआ हो। अगर ड्यूरिंग द ईयर, जिस साल के नोट्स बना रहे हैं उस साल आपकी एंट्री के अंदर सरप्लस डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है, उसे बोलते हैं फॉर द ईयर। और हम भी मूवमेंट लिखने हैं फॉर द ईयर। अगर ड्यूरिंग द ईयर आपका सरप्लस क्रेडिट हुआ है तो प्लस कर दो, और अगर डेबिट हुआ है तो माइनस कर दो। सिर्फ सरप्लस की एंट्री लिखनी है, अमाउंट ऑफ सरप्लस। मिसाल के तौर पर एक एंट्री पास हुई है पीपीई डेबिट, एसओपीएल क्रेडिट, ओसीआई क्रेडिट 70 और 30, तो यहां पर कितना आएगा, सिर्फ 30 ऐड हो। या अगर आपके पास एंट्री पास हुई है ओसीआई डेबिट, एसओपीएल क्रेडिट, सॉरी डेबिट पीपीई क्रेडिट 100 से, तो यहां पर सिर्फ क्या आएगा 40। सिर्फ अमाउंट ऑफ ओसीआई या रीवैल्यूएशन सरप्लस अगर डेबिट हो रहा है तो माइनस, क्रेडिट हो रहा है तो प्लस, और लेना भी सिर्फ फॉर द ईयर है। तो सपोज दैट सरप्लस आया तो प्लस कर देंगे, और अगर सरप्लस एडजस्ट हुआ तो माइनस। एडजस्ट से मुराद है जब लॉस आता है तो सरप्लस डेबिट कर रहे होते हैं। और अगर आपका ड्यूरिंग द ईयर एक्सेस डेप्रिसिएशन आई, उसमें भी तो एंट्री पास होती है। एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, ओसीआई या रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट टू एक्सेस डेप्रिसिएशन, प्लस होगा माइनस। अगर कोई बैलेंस बचता है तो बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 24। ठीक होगी बात। ये हमारे नोट्स है टोटली। अब सवाल के अंदर एक एक एसेट को लेकर करना है, या जितना डाटा क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट गिवन है वो लिख लो, बाकी जो डिफरेंस है वो बाद में लिख लो। अब जितने भी क्वेश्चन है 16 नंबर का सवाल, इसका मतलब है आधा घंटा, और सवाल होता है 20 मिनट। मैं फिर वही बात करूंगा, ग्रिप की बात है। अगर क्वेश्चन के ऊपर ग्रिप है
तो क्वेश्चन आपका 15 मिनट पूरा पेपर पहले हल हो जाएगा, और जो 15 मिनट एक्स्ट्रा देते हैं ना वो बच जाते हैं। हाँ, अगर वहां पर ना पैनिक नहीं होते, तसल्ली से क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, बट वो उसके लिए जरूरी होती है ग्रिप। जब आपको ग्रिप होती है ना तो सवाल कहीं नहीं निकलता, ना ही आपके हाथों से आप निकलने देते हो। हाँ, ग्रिप ना हो तो फिर मुश्किल। हाँ, आने वाली जिंदगी में मतलब जब आप सी फैप में चले जाओगे, सारे पेपर ही कंप्यूटर बेस्ड में, तो वहां पर ग्रिप प्लस टाइपिंग, ये कुदरती बात है क्योंकि हमने शुरू से टाइपिंग नहीं की। आप हम लोग सब नहीं एक जैसे ही हैं सारे, तो मुश्किल होती है। जब हम लिखते हैं ना तो अल्लाह ताला की तरफ से एक ताकत आपको मिल जाती है, एक दफा लिखना शुरू कर दो ना तो फिर चाहे गलत है या सही है हाथ ही रुकता, लिखते ही जाते हैं, कुछ ना कुछ लिखते ही जाते हैं। लेकिन टाइपिंग बस करने वाले में ना दिमाग और हाथ मैच नहीं हो रहे होते, पता नहीं क्यों ऐसा है, या हमने बचपन से ऐसा किया नहीं। और आई कैप ने भी तमाशे लगाया कि पीआरसी कंप्यूटर बेस्ड, फिर कैफ रिटर्न, और फिर आगे कंप्यूटर बेस्ड, सैंडविच ही बना दी। तो उसको चाहिए कि आपको करवाए टोटली ही आप कंप्यूटर पे करवा दें, ताकि आप यहां पर भी आए तो आप पेपर पेन ना लेकर आए, अपने टैब वगैरह लेकर आए, ताकि साथ टाइपिंग। और ये एक और अच्छा तरीका, ये पेन आई कैप को चाहिए हमें टैब दे दे, और हमने इसके ऊपर जैसे मैं लिख रहा हूं ये सेव हो जाता है, तो एज इट इज यहां पर कंप्यूटर पे लिखवाना है ना तो कंप्यूटर पे लिखकर सेव कर देंगे। बट आई कैप कहता है कि मेरे लिए एक बहुत आसानी हुई है कि पहले कुछ बच्चों के ना पेपर मुझे चाइना में भेज के चेक करवाने पड़ते थे, अब वो मामला खत्म हो गया क्योंकि टाइपिंग में सबकी राइटिंग एक जैसी आ जाती है। वरना पहले वो हमें ऐसे लगता था कि कोई चाइनीज स्टूडेंट आ गया उसने लिखा है पेपर, तो फिर हमें उनकी राइटिंग की समझ नहीं लगती थी, तो हमें डबल खर्चा पड़ जाता था। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। क्वेश्चन तसल्ली से 2 क्वेश्चन हो जाए 3 हो जाए, तसल्ली से करते हैं। इसमें आपकी जर्नल एंट्रीज भी रिवाइज हो जाएंगी, एक्सट्रैक्ट तो आप खुद बना लेना फिर, और साथ नोट्स हम करने लगे, तो जर्नल एंट्रीज प्लस नोट्स की रिवीजन हो रही है। मैंने हमेशा आपसे एक बात की है कि आपका IAS 16 का जो सवाल होगा ना, रिक्वायरमेंट और एडिशनल इंफॉर्मेशन पहले पढ़ना, फिर सवाल हल करना। कहता है प्रिपेयर नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर इंक्लूजन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर, comparative figures and total columns are not required और 16। ये 2025 का पहला सवाल, यानी तीसरा सवाल 2025 का कर रहे हैं। सबसे पहले वो कहता है जी कॉस्ट मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्सेप्ट फैक्ट्री बिल्डिंग। इसका मतलब है फैक्ट्री बिल्डिंग पे रिवैल्यूएशन मॉडल है और बाकियों के ऊपर कॉस्ट मॉडल है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन ऑल एसेट्स यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड 15% पर एनम एक्सेप्ट फैक्ट्री बिल्डिंग दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। कहता बाकियों के ऊपर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है और फैक्ट्री बिल्डिंग के ऊपर। अच्छा, क्वेश्चन टाइम नोट करेंगे हम, क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो गया, तो हम देखते हैं कितने टाइम में होता है। पेपर में इसका आपका आधा घंटा वाला होता है। आगे वो कहता है कि जी सीकेएल अकाउंट्स फॉर रिवैल्यूएशन यूजिंग नेट रिप्लेसमेंट मेथड, ये तो वो लिखता ही लिखता है। इसका मतलब यही होता है कि आपने जो सरप्लस है ना वो हर साल एलोकेट करना है। और दूसरा मेथड क्या होता है कि उसका कुछ भी ना करें, साल के जब उसको बेचें, एंड पे नहीं, जब उसको बेचें तब सारा जितना सरप्लस पड़ा होगा वो सारे का सारा रिटेन अर्निंग को चार्ज हो जाए। वैसे एक और सूरत भी होता है कि सारा सरप्लस रिटेन अर्निंग को चार्ज होता है जब बेच दो, चाहे इस मेथड से भी बेच देना, नेट रिप्लेसमेंट मेथड में भी अगर बेच देंगे ना तो जितना सरप्लस पड़ा होगा ना रिमेनिंग वो सरप्लस को चार्ज, रिटेन अर्निंग को चार्ज हो जाएगा। ये अच्छा सवाल इसलिए भी था कि ये प्योर IAS 16 था, इसके अंदर मिक्सचर नहीं है, लेकिन IAS 36 का मिक्सचर फिर भी आ गया। IAS 36 का सबसे पहले वो कहता है द फैक्ट्री बिल्डिंग वाज एक्वायर्ड। एक है फैक्ट्री बिल्डिंग 1st January 21 at a cost of ₹125 million and useful life for 10 years. Revalued amount of factory building December 24, 22 and 24। साल के एंड पे रिवैल्यूएशन आ गई 110 मिलियन और 70 मिलियन।
टू सिमिलर मशीन, बाकी तो मशीनों का जिक्र आ गया। अब हम एक मशीनों का जिक्र आ गया और एंड पे व्हीकल का जिक्र भी है। 3 एसेट। पेपर में हमारा तरीकाकार क्या होगा, अगर नोट्स का क्वेश्चन है तो पहले एक फ्रेम बना लेंगे, आपको याद होना चाहिए फ्रेम। इसके लिए आपने 2-3 बातें पढ़नी है और बना देना। एक बात आपने पढ़नी है, रीवैल्यूएशन साल के शुरू में है या एंड पे है, एसेट कितने हैं, टोटल का कॉलम रिक्वायर्ड है या नहीं। ये 3 बातें पढ़ के अपने फ्रेम पे चले जाना है। नाम लिखेंगे CKL, कैल्विन क्लीन, CKL notes to the financial statement, for the year ended 31 दिसंबर है या जून है, 31 दिसंबर 24। नंबर 1 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पेपर में आपने पूरा लिखा। 3 एसेट्स हैं। एक है आपके पास, यहां पर लिखेंगे कॉस्ट, फैक्ट्री बिल्डिंग, मशीन, व्हीकल। रुपीज इन मिलियन। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन करवा रहा हूं, इसी फॉर्मेट में पेपर कर लेना। बैलेंस एज एट 1/1/24 या 31 दिसंबर 23, दोनों लिख सकते हैं। अगर आपके पास सबके बैलेंस है तो ठीक है, वरना पहले फैक्ट्री बिल्डिंग को हम लेकर चलेंगे। फिर यहां पर हम लिखेंगे, क्वेश्चन के अंदर एक दफा पढ़ लेना कि एडिशन और डिस्पोजल है भी सही या नहीं है। लिख भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी ना किसी का तो होएगा ना। एडिशन डिस्पोजल, रीवैल्यूएशन साल के एंड पे हो रही है, एलिमिनेशन, रीवैल्यूएशन। रिक्लासिफिकेशन तब लिखेंगे अगर कोई ट्रांसफर होगा तो। बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 24। फिर हमारे पास आ जाएगी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बैलेंस एज एट 1/1/24। एक दो लाइनें छोड़ के लिखना ताकि पता चले कि अगला काम स्टार्ट हो गया। अब साल के एंड में डेप्रिसिएशन हुई है तो इसका मतलब है पहले एलिमिनेशन। डेप्रिसिएशन फॉर द डिस्पोजल की अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है तो वो भी लिखेंगे, और इस क्वेश्चन के अंदर इंपेयरमेंट लॉस है तो इंपेयरमेंट लॉस भी लिखेंगे। बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 24। अगर आप क्वेश्चन का फ्रेम बना लेते हो ना और क्वेश्चन पूरा कर लेते हो किसी ना किसी तरीके से, इस क्वेश्चन में आप फेल नहीं हो सकते, 8 नंबर कंफर्म आ जाएंगे, चाहे गलत भी करके आ जाए। गलत कितना गलत करोगे, ब्रॉड ऑन कैट ऑन तो ठीक लिखोगे, एडिशन डिस्पोजल भी ठीक लिखा जाएगा। मेन क्या एंट्री होगी जो उसकी एडजस्टमेंट की आएगी, एडजस्टमेंट फॉर द ईयर में गलती आ जाएगी तो वो आधे नंबर होंगे उसके।
तो आधे नंबर फिर भी आप ले जाओ। तो इसलिए इसको ना ध्यान से, सिर्फ फ्रेम याद हो जाना तो ये सवाल हल हो जाता। ये हमारा पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेट बुक वैल्यू at 31st December 24। अब हमने क्या करना है, नंबर 2 पे चले, सॉरी 1.2 1.1। अब हम लिखेंगे इसका मेजरमेंट बेस। पहले पे जीएस पे भी आ रहा है, रिवैल्यूएशन मॉडल है और बाकी दोनों का कॉस्ट मॉडल है। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, इसका स्ट्रेट लाइन मेथड है और इन दोनों का रिड्यूसिंग है। रिड्यूसिंग बैलेंस लिखना WDV कम, जो मेथड बताया हुआ है वही लिखना, जिस नाम से बताया हुआ। यूजफुल लाइफ या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। बिल्डिंग की यूजफुल लाइफ क्या है, 10 साल है, इतनी थोड़ी। और बाकी दोनों के रेट है 15% और दूसरे का 15%। 1.2 फैक्ट्री बिल्डिंग revalued at 31st December 24। किसी बंदे का नाम तो नहीं लिखा हुआ, हमने पढ़ा कि किसने उसको रिवैल्यूएट किया, बस क्या लिखेंगे, बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। फिर इसमें आ जाएगा नेट कैरिंग अमाउंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग एट कॉस्ट मॉडल। अमाउंट नहीं है हमारे पास, क्या हुआ, हमने फाइंड करनी। और मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस फॉर द ईयर। ये हमारा फ्रेम तैयार हो गया। अब आप पहले फैक्ट्री बिल्डिंग को पकड़े तो आपका ये 1.2 कंप्लीट हो जाएगा और वहां से एक कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम बारी बारी एक एक एसिड को पकड़ेंगे, पेपर में जो आपसे जल्दी होने वाला सवाल होगा ना वो करना है, क्योंकि वर्किंग करनी है और वर्किंग का रेफरेंस देना है। तो वर्किंग का रेफरेंस देते जाना और जो सवाल आपसे जल्दी हो वो पहले करना, क्योंकि इसमें तो हमने पूरा ही सवाल करना है, टाइम का तो कंस्ट्रेंट नहीं है। इसलिए फैक्ट्री बिल्डिंग को देखेंगे, मशीनों को देखेंगे, और ये ना सवाल सिर्फ बड़ा होता है, खतरनाक नजर आ रहा होता है। सवाल हल करोगे तो एक सेगमेंट है, अलग अलग एक क्वेश्चन है। आप देखिए पहले में लिखा हुआ है फैक्ट्री बिल्डिंग वाज एक्वायर्ड 1121 at a cost of rupees 125 million with the useful life 10 years. The revalued amount of the factory building as on 31st December 22 और 24
110 एंड 70 मिलियन रिस्पेक्टिव। बस ये फैक्ट्री बिल्डिंग का सवाल खत्म हो गया। अब हमने इसकी जर्नलाइज दिमाग में सोचते जाएंगे, वर्किंग कर लेते हैं और वहां से आकर डाटा पुट कर देते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, वर्किंग पे आते हैं। हम लिखेंगे एक्चुअल कैरिंग अमाउंट, OCI, SOP 121। आपने ये खरीदी थी 125 मिलियन की, 125। क्या 2021 में कुछ हुआ था? तो 31 दिसंबर 21 को हम इसको डेप्रिशिएट करेंगे 10 पे डिवाइड करके, 12.112. 2022 में क्या से रिवैल्यू हुआ था? ये साल के शुरू में हुआ है या एंड पे? एंड पे। तो पहले क्या करें? डेप्रिशिएट करें। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो वही देखो, ये बातें अगर आपको याद है ना तो सवाल ऐसे भागता जाएगा। दिसंबर 22 को हम सबसे पहले डेप्रिशिएट करेंगे। करो जरा डेप्रिशिएट। 12.5 100 हो गया डेप्रिशिएट। अब क्या करोगे? रीवैल्यू करोगे। तो कर लो रीवैल्यू। 100 वाला एसेट कितने का हो गया? 110 का। मतलब अब ये एसेट हो ही खत्म गया आपका, 100 की पहचान खत्म होगी। अब आपका एसेट कितने का हो गया? अगर आपसे इसकी कोई कॉस्ट पूछेगा तो 110 होगी, लेकिन होगी दिसंबर के अंदर। और 10 का हमारा 2022 के अंदर हमने दोबारा इसको क्या डेप्रिशिएट करना है? डेप्रिशिएट तो हो गया, पहले हमने डेप्रिसिएशन लिया है, बाद में रीवैल्यू किया है। अब आगे चलते हैं, दिसंबर 22 तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं 2023 में। समझ लो ये 1123 है, दिसंबर 22 भी है और ये 1120। अगर आपको 1123 की वैल्यू चाहिए होगी तो यही है। अब आ जाते हैं हम दिसंबर 23 पे। डेप्रिसिएशन किस पे डिवाइड करेंगे? अगर इसको 8 पे डिवाइड करेंगे तो इसको भी 8 पे डिवाइड करेंगे। कितनी वैल्यू आ गई? 13.75। 96.25। 8. ओके की बात। अब हम अपने साल में एंटर हो गए। अगर तो ये सवाल होता ना कंपैरेटिव वाला तो ये साल भी हमारा ही था। अब हम आ गए अपने साल के अंदर 2024 के अंदर, और समझ जाओ कि ये जो डाटा है वो 1124 का है। तो इसमें रीवैल्यू हुआ है एसेट, लेकिन पहले डेप्रिशिएट होगा फिर रीवैल्यू होगा। तो पहले डेप्रिशिएट करेंगे 31 दिसंबर 24 13.75 1 पॉइंट। और स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में तो डेप्रिसिएशन चेंज नहीं होती। 82.5 और 7.5 7.5 डेप्रिशिएट हो गया। अब रीवैल्यू कर लेते हैं। हाँ जी, 82.5 वाला एसेट कितने का हो गया? 70 का। ये वाला एसेट हमारा हो गया 70 का। कितना डिफरेंस आया? 12 पॉइंट। तो 7.5 हमारा सरप्लस पड़ा हुआ था, वो खत्म हुआ, और लॉस कितना आ गया? 5।
ये हमारा काम हो गया वर्किंग का। अब इस वर्किंग की पोस्टिंग सीखनी है आपने। यहां से जर्नल एंट्री पास हो सकती है, यहां से ही डिस्क्लोजर बनते हैं, यहां से ही लेजर बनते हैं। मटेरियल यही है, इसके बाहर कुछ नहीं है। तो अगर यही आपको इस्तेमाल करना आता है ना, कौन सी वैल्यू कहां इस्तेमाल होनी है तो काम हो जाए। एक्सट्रैक्ट बनाने हैं तो कौन सी वैल्यू कहां जानी है, लेजर के लिए या नोट्स के लिए कौन सी वैल्यू कैसे इस्तेमाल करनी है, और जर्नल एंट्री के लिए। अब आपने, मैंने आपको बताई तो हुई है बातें, पता नहीं आपको याद है या नहीं। 1124 में वो वाली कॉस्ट लिखेंगे जो इससे पहले लास्ट रीवैल्यू हुआ था। लास्ट रीवैल्यूएशन में लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट लिखनी होती है इससे पहले। तो 1124 में लास्ट रीवैल्यूएशन कब हुई थी? दिसंबर 22 को। तो दिसंबर 22 वाली रीवैल्यूड अमाउंट आ जाएगी 1110। डन। अगर आपका ऐसे रीवैल्यूड नहीं हुआ तो लास्ट टोटल कॉस्ट आती है। लास्ट टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कैसे आती है? ब्रॉड ऑन प्लस एडिशन माइनस डिस्पोजल। फैक्ट्री बिल्डिंग में कोई एडिशन नहीं हुआ, कोई डिस्पोजल नहीं हुआ। अब आए जरा, हम 2024 में हैं, क्या 2024 में कोई एलिमिनेशन हुई थी? बिल्कुल हुई थी। 2024 में हमारा ऐसे रीवैल्यू नहीं हुआ, और जब रीवैल्यू हुआ था तो एक तो 2024 वाली डेप्रिसिएशन भी एलिमिनेट हुई थी, 2023 वाली भी एलिमिनेट हुई थी। जितने सालों बाद ऐसे रीवैल्यू होता है ना, उतने सालों की डेप्रिसिएशन एलिमिनेट होती है। अब आ जाए अपनी वर्किंग पे। मैं यहां से क्लियर है चीजें, कोई मसला ही नहीं है, बस ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपने लास्ट टाइम जब आपका यहां से काम हुआ था ना रीवैल्यू, यहां ये रीवैल्यू नजर आ रही है, लास्ट रीवैल्यूएशन। इसके बाद जितनी डेप्रिसिएशन है सारी एलिमिनेट होगी। लास्ट रीवैल्यूएशन से लेकर इस रीवैल्यूएशन के दरमियान जितनी डेप्रिसिएशन आई है सारी एलिमिनेट होगी। यहां से शुरू हो रही है और यहां पर लास्ट रीवैल्यूएशन हुई है, इसके दरमियान डेप्रिसिएशन 13.75 13.75 कितना आ गया? 27.5। 27. तसल्ली से सवाल लेकर चले, कोई जल्दी नहीं। अब ड्यूरिंग द ईयर, इस साल का बना रहे हो, रीवैल्यूएशन की एंट्री सोच लो या रीवैल्यूएशन सोच लो, क्योंकि रीवैल्यूएशन तो हुई है, एलिमिनेशन नहीं कर रहे, रीवैल्यूएशन तो हुई है। आप अपनी रीवैल्यूएशन पे जाएं, 2024 वाली रीवैल्यूएशन, ये आपकी 2024 को रीवैल्यूएशन हुई है। 12.75 से आपका एसेट क्रेडिट हुआ था। कितने से क्रेडिट हुआ था? आपने एंट्री क्या पास की थी? पीपी तो क्रेडिट किया था। कितनी अमाउंट से भला? 12.5 से। आपने पहले ओसीआई डेबिट किया और फिर एसओपीएल ऐसे 12.5 क्रेडिट किया। अब यहां पर या तो आप पूरी अमाउंट एज इट इज लिख लें या दोनों का नाम लिखकर कर लें। 12 यानी एसओपीएल और ओसीआई का नाम लिखकर कर ले 7.5 और 5, या पूरी अमाउंट से क्रेडिट कर दें, क्योंकि आपने पीपीई को क्रेडिट करना है। रिक्लासिफिकेशन तो है नहीं, आपका कॉस्ट मॉडल यानी कॉस्ट का लेजर पूरा हो गया। अगर यही लेजर बनाना होगा तो टी अकाउंट बनाकर डेबिट क्रेडिट कर दे, आपका बैलेंस आ गया। और बोला क्या बैलेंस आएगा? लास्ट वाली रिवैल्यूएशन करके देख लेंगे। अब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1124 से पहले पहले तक 13.75 आई थी। 13. अच्छा, ये हमने ना साल के एंड पे रिवैल्यूएशन की थी, तो हमारे लिए बेहतर यही था कि डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर पहले, इससे ना लिखने में कोई मसला नहीं है,
आपके लिए आसानी हो जाती है, आपको परेशानी नहीं आती। अगर पहले रिवैल्यूएशन तो पहले एलिमिनेशन, बाद में रिवैल्यूएशन तो बाद में एलिमिनेशन। 13.5 75 ये कैसे पता चला? आ जाए वापस। ये जो डेप्रिसिएशन है ये तो फॉर द ईयर है, इससे पहले पिछली डेप्रिसिएशन एलिमिनेट होगी तो सिर्फ ये डेप्रिसिएशन चल रही है। yes. 2022 के एंड पे ऐसा रिवैल्यू किया था ना, तो पिछली तो सारी एलिमिनेट हो गई। और वैसे भी अगर हम 2 साल बाद रिवैल्यूएशन कर रहे हैं ना, तो 1 साल की तो डेप्रिसिएशन ब्रॉडन में आएगी और 1 साल की ये करंट हो जाएगी। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितनी आई? आपने एलिमिनेट कितनी कर दी? डिस्पोजल तो हुआ नहीं, इंपेयरमेंट हुआ नहीं, और इसका बैलेंस कितना आ जाएगा? और ये जिसको पता है ना कि साल के एंड पे रिवैल्यूएशन करोगे ना, वो तो सारी एलिमिनेट हो जाती है, कैरी डाउन हमारा 0 आ जाता है। और नेट बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी? मैं पूरा करने लगा हूं इसको, अब आ जाए जरा। रिवैल्यूएशन का था ना, कैरिंग अमाउंट बताएं कितनी आ रही होगी? 70 हमारी लास्ट बुक वैल्यू आ रही है, और लॉस पड़ा हुआ है 5 का। अपनी वर्किंग देख लो जाके, लॉस पड़ा हुआ है 5 का। उस दिन देख लें दिसंबर 24 को 70 एक्चुअल कैरिंग अमाउंट आ रही है, ये खत्म हो चुका था, 5 का लॉस आ रहा है। लॉस होगा तो प्लस, और अगर सरप्लस होगा तो माइनस। और अगर इस तरह से आपको नहीं समझ लगती तो फिर साथ वाला ओसीआई का कॉलम भी, सॉरी हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट का कॉलम भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। मूवमेंट एंड इन रिवैल्यूएशन सरप्लस लिखना, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको डायरेक्ट तरीका सिखाने लगा हूं। आपने करना क्या है, ये मूवमेंट एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस का कॉलम बताने लगा हूं। ये यहां से शुरू कर दें। आपके पास आपने देखना है ब्रॉडऑन कितना था, ये कॉलम ऐसे कॉपी करना है, ब्रॉडऑन, फिर एक्सेस डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। बात समझ लगी? ये आपके पास ब्रॉडऑन पड़ा है 1124 को, यही बैलेंस है ना, ये एक्सेस डेप्रिसिएशन को चला गया, और ये फॉर द ईयर जब रीवैल्यूएशन हुई तो कैरी डाउन कितना आ गया? नील। ये आपकी मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस है। पिछले साल का देखना है तो पिछले साल भी 1122 से शुरू कर दे, 23 से। आपने जिस साल का सरप्लस की मूवमेंट देखनी है अपनी वर्किंग से, उस साल के स्टार्ट से लेकर एंड कर दे, आपका यही एज इट इज बैलेंस आता है। तो चलते हैं, लिख लेते हैं पेज। हाँ जी, सबसे पहले लिखूंगा मैं बैलेंस एज एट 1124। कितना बैलेंस पड़ा था 1124 को? 8 पॉइंट एक्सेस डेप्रिसिएशन, 1 पॉइंट रिवैल्यूएशन लॉस फॉर द ईयर। तो यहां पर रिवैल्यूएशन लॉस नहीं लिखना, जितना हमारा सरप्लस एडजस्ट हुआ है 7.5 बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 24। ये हमारी फैक्ट्री बिल्डिंग का काम तमाम हो गया। एक एसेट हमने पकड़ा, उसमें जो जो चीजें हमें नजर आ रही थी वो हमने देखी। क्या हुआ है? आपको पता है आपने 10 मिनट स्पेस देनी, 10:08 पे सवाल शुरू किया था, अभी 22 मिनट हुए। ये मैं यहाँ पर ना लैपटॉप के ऊपर जो टाइम आ रहा है ना, यहाँ पे, यहाँ से नोट किया था। आधा घंटा में चाहिए, 38 मिनट तक ये क्वेश्चन हम लेकर जा सकते, तो अभी 22 मिनट। हाँ, तो अभी टाइम बहुत बड़ा होगा।
अब देखें, मशीनों पे आ जाए। अब देखिए ना, हम सारे मिलजुल के काम कर रहे हैं, जब एक बंदे ने करना होता है गलत या सही वो चलाई जा रहा होता है। हाँ जी, मशीनों पे आ जाए। सबसे पहले जरा ध्यान से देखिएगा सवाल को, कहता है टू सिमिलर मशीन कॉस्टिंग 100 मिलियन ईच एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 2023, और हम कहां पे खड़े हैं 2024 में, इसका मतलब है पिछले एक साल से। while the third machine costing 45 million acquired, इसका मतलब है ये एडिशन। आगे कहता है in December 24 all machines were damaged in an accident and are currently operated less than 100% capacity, indicator of impairment। याद है ना, मैंने इंडिकेटर भी बताए थे। CKL plans to repair them in the coming month, अगले महीने उसने करवाना है। The following information has been gathered, कहता है कि जनाब वैल्यू एंड यूज इन करंट कंडीशन और इन रिपेयर कंडीशन। इंपेयरमेंट लॉस लेने के लिए ना करंट कंडीशन को देखा जाता है, ना रिपेयर कंडीशन को देखा जाता है और ना फ्यूचर डेवलपमेंट को देखा जाता है। करंट कंडीशन के अंदर जो हालत आ रही होती है ना वही देखते हैं। तो फिर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी कौन सी देखा जाएगा, करंट कंडीशन को। ये तो सिर्फ आपको ना पागल बनाने के लिए आई कैप दे देता है, आई कैप को नहीं पता कि बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, सवाल खत्म हो गई है हमारा। तो सबसे पहले हमने इंपेयरमेंट टेस्ट भी लगाना है दिसंबर 24 के ऊपर, और इंपेयरमेंट टेस्ट में आपको पता है किस तरह से इंपेयरमेंट लगती है। अगर कैरिंग अमाउंट ग्रेटर देन हो जाए रिकवरेबल अमाउंट, और रिकवरेबल अमाउंट होता है हायर ऑफ वैल्यू एंड यूज एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट। ओके, यहां पर हम हाईलाइट कर लेते हैं। बताएं, आपके पास वैल्यू एंड यूज है 60 और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 55, तो बताया रिकवरेबल अमाउंट कितनी है। चलो जी, एक यहां से ये आएगी रिकवरेबल अमाउंट, फिर 75 और 73 और यहां पर 30 और 35। ये बात तो पता है ना, इंपेयरमेंट लॉस की बात है। अगर नहीं पता तो मैं दोबारा बता देता हूं, ये यूज करने फाइंड करने के तरीके भी अपने अपने हैं, कल हम इसको मजीद डिस्कस भी करेंगे। ये तो उसने खुद ही सादा सा काम दे दिया, बस ये डराने के लिए वो सवाल बड़ा खतरनाक करता है। आए जरा, ये क्वेश्चन आपका समझो हो गया है। बैलेंस 123 में लिख दूं 100, और मशीन का बैलेंस 100 ही है ना, क्योंकि दो मशीनें पहले खरीदी हुई हैं। एडिशन 40 का, अच्छा दो मशीनें हैं। डिस्पोजल नहीं है, इसकी रिवैल्यूएशन भी नहीं है, इसका रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट भी नहीं है, तो कितना आ गया 240। इसकी डेप्रिसिएशन पिछली एक साल की तो आएगी ना पहले, तो 200 पे 15% लो, कितना बनता है 200 का 15%, एक साल की डेप्शन आएगी ना 30। ये बात समझ लगी। अब इंपेयरमेंट हुई है साल के एंड में, तो पहले इंपेयरमेंट करें या पहले डेप्रिसिएशन लें। दिसंबर में हुई है तो पहले डेप्रिसिएशन आएगी फिर इंपेयरमेंट आएगी। तो पहले हम डेप्रिसिएशन ले लेते हैं। डेप्रिसिएशन का वही पुराना मेथड, ब्रॉड डाउन की डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल तो है नहीं। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, ब्रॉड डाउन डेप्रिसिएशन 1124, 100 माइनस 30 70, 200 170 मल्टीप्लाइड बाय 15%, कितनी डेप्शन आ गई, कितना
25.5 एडिशन 40 मल्टीप्लायर बाय 15% मल्टीप्लायर बाय 3/12 1 अक्टूबर को लिया है ना, कितना डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितना आ गया 20। ये तो हमने सादा अभी कोई काम एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ा, सिंपल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर फाइंड की है। ब्रॉड ऑन की डेप्रिसिएशन, वो डिस्पोजल देता तो ये अच्छा क्वेश्चन थोड़ा बनता, ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल फिर एडिशन फिर डिस्पोजल। 30 डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितना आया, एलिमिनेशन नहीं है, डिस्पोजल नहीं है, इंपेयरमेंट लॉस के चांसेस हैं। बताओ इंपेयरमेंट लॉस कैसे फाइंड करते थे, कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट, उनको आपस में कंपेयर करते हैं और वहां से हमें पता चल जाता है कि इंपेयरमेंट हुई है या। आओ जरा एक छोटा सा टेबल ही बना लो, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, इनकी ले लो एक कैरिंग अमाउंट एक रिकवरेबल अमाउंट और यहां पर आ जाएगा इंपेयरमेंट लॉस। कैरिंग अमाउंट कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस, अब पहले तो मुझे बताएं उसकी कॉस्ट 100 है, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है, तो सारी प्लस करके ना ब्रॉज इनकी डेप्रिसिएशन मशीन दोनों मशीनों की उसको 2 पे डिवाइड कर दो। इंपेयरमेंट तो साल के एंड में दिसंबर में हुआ इंपेयरमेंट टेस्ट। देखें आपकी वैसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पिछले साल की कितनी थी 30, और इस साल सिर्फ ब्रॉड ऑन की बताएं 25 पॉइंट नहीं 27, तो उसमें एडिशन भी शामिल कर दी थी। ये दो मशीनों की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 2 सालों की, टोटल कितनी आ गई, ये 2 मशीनों की है, 30 पिछले साल की दोनों की और 25.5 इस साल की, तो इनको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो अलग अलग दो 27.7525 और 100 माइनस 27.75, तो इन दोनों की बुक वैल्यू आ गई कितने 72.25 72.40 माइनस इसकी अपनी डेप्रिसिएशन कितनी आई थी जो 3 महीनों की 1.525, ये कितनी आ गई, और ये बात समझ लगी इनकी कैरिंग अमाउंट कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हाँ जी बताएं, अब इसकी रिकवरेबल अमाउंट 60, अब अगर कैरिंग अमाउंट एक्सीड कर जाए रिकवरेबल अमाउंट से तो इंपेयरमेंट लॉस हुआ है वरना नहीं हुआ। तो बताओ मशीन 1 इंपेयर हुई या नहीं, कितने से 12.25, मशीन 2 मशीन 3 कितने से कितना, टोटल इंपेयरमेंट लॉस कितना 15.75, ये हमारा इंपेयरमेंट लॉस आ गया। ये तो सिंपल है, कैरिंग अमाउंट उस दिन जिस दिन हमने इंपेयरमेंट टेस्ट लगाना है और रिकवरेबल अमाउंट आपस में कंपेयर करना है, तो आपके पास इंपेयरमेंट लॉस आ गया 15.7। आ जाए जी 15.75 इंपेयरमेंट लॉस की जगह 15 प्लस होगा माइनस प्लस होगा, हाँ जी 30 प्लस 27 प्लस 15.75 72 पॉइंट, अब 240 से ये माइनस कर दें 240 माइनस 72.75 167.25, ये आपका मशीनों वाला काम हो गया।
डेप्रिशिएट करना था नॉर्मल, डेप्रिशिएट करने के बाद हमने उस पर इम्पेयरमेंट टेस्ट लगा दिया। ये साल के शुरू में भी लग सकता था, साल के एंड में भी लग सकता। चैलेंज लास्ट, 20 सिमिलर व्हीकल कॉस्टिंग 5 मिलियन ईच वर रिक्वायर्ड ऑन 1122। कब? आज से 2 साल पहले। 20 मल्टीप्लाइड बाय 5, 100 ब्रॉड ऑन आ गया। आगे पढ़े। 30th June 24 CCAL disposed 2 vehicle of its employees at the 70% of the original cost। डिस्पोजल का केस आ गया। एंड आपके पास ब्रॉड ऑन कितना है? 100। ये कैसे आया? और इधर से भी पहले बाद में बातें कर लेना। 20 व्हीकल्स है, 5 मिलियन की एक है। 1122 को खरीदी थी तो कॉस्ट तो वही आएगी, 20 मल्टीप्लाइड बाय 5। कोई एडिशन किया, 2 मशीनें बेच दी, 2 व्हीकल बेच दिए, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, ना एलिमिनेशन है ना रीवैल्यूएशन है, तो आपके पास तो बेचे कितने हैं? कॉस्ट है ना, उसमें तो गेन या लॉस आएगा, और हमें गेन या लॉस से यहां पर कोई ताल्लुक नहीं है। कितना आ गया? 2 सालों की डेप्रिसिएशन फाइंड करके दे दें WDV मेथड पे। 2 सालों की डेप्रिसिएशन 100 मल्टीप्लाइड बाय 15%, कितना? 15 85 मल्टीप्लाइड बाय 15%, 12.7। कितनी बुक वैल्यू आ गई? और ये थोड़ा सा जीनियस वाला काम करना, ये कितने व्हीकल की कॉस्ट है? 20 की। 2 की अगर बुक वैल्यू अलग करना चाहो तो कर लोगे? 10 पे डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 20 पे डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले यहां एक काम पूरा कर लें, स्टार्ट से भी कर सकते हो। अगर आप छोटो वाला काम करना तो स्टार्ट से कर ले, बड़े वाला काम करना तो इकट्ठा कर लो। हाँ जी, दोनों को प्लस करो, डेप्रिसिएशन को। 15 प्लस कितना? टोटल कितना आ गया? 27 पॉइंट। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कैसे फाइंड करेंगे? ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर के लिए ब्रॉड ऑन माइनस, आओ जरा, क्या हुआ? 15 को 12.75 प्लस किया है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करनी है। हाँ जी, ब्रॉड ऑन आपका ये पड़ा है, ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू माइनस इसको 20 पे डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 7.22 मल्टीप्लाइड बाय 15%, कितनी अमाउंट आ गई? ये बात समझ लगी है ना? और डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कैसे फाइंड करता है? ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू माइनस डिस्पोजल की बुक वैल्यू, 9.75। फिर 7.225 मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 6/12। ये ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल और ये डिस्पोजल। 7.225 मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 6/12, 0.4। ये आपके पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ गई। कितनी? 10.29। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं मुझे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए डिस्पोजल की भी, या तो वो फार्मूला लगा दो, या सिंपल ये जो 15 है, 15 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 2, 12.75 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 2, और ये एज इट इज
ये जैसे मर्जी कर लो, आपके पास नंबर ऑफ मेथड होते हैं, बस पता होना चाहिए। आपको अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी चाहिए होती है जो एसेट बेच दिया है। तो जितनी ये जो 15 डेप्रिसिएशन है, 12.75 है, ये तो 20 एसेट्स की है, तो 20 पे डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और ये 10.2 सॉरी 0.54, ये तो एक उसी की है ना, तो ये एज इट इज प्लस कर। तो करो जरा, ऊपर वाला कितना आ गया? 1.5 1.275 और इन तीनों को प्लस कर दे 0.331। सवाल खत्म। सॉरी, देखें हमें चाहिए, ये हमने जो किया है ना, ये है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। 18 व्हीकल पूरे साल इस्तेमाल हुए, जो बेचा 2 वो 6 महीने इस्तेमाल हुए। फिर हमने जो एसेट बेच दिए उसकी पूरी डेप्रिसिएशन एलिमिनेट करनी होती है, डिस्पोजल टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो जो हमने एसेट बेचे इसकी हमें पूरी डेप्रिसिएशन चाहिए, जो पिछले 2 साल है वो भी, और जो करंट ईयर इस्तेमाल हुआ है वो भी। तो ये जो 15 और ये टोटल अमाउंट आई थी, ये तो पूरे 20 एसेट्स की थी, वहां से हमने 2 एसेट्स की फाइंड कर ली और 0.54 एज इट इज ऐड कर दी। आ जाए जी, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितनी आई थी? एलिमिनेशन है नहीं, जो एसेट बेचे उसकी कितनी डेप्रिसिएशन आई थी? इंपेयरमेंट लॉस नहीं है, टोटल बता दें 27.75 प्लस 10.29 30.72, फिर 90 में से ये माइनस करवा दें, खत्म हो गया सब। और इसके ऊपर जो हमारे टोटल कैलकुलेटेड टाइम निकला वो 32 मिनट लगे। ये आपका, अगर मैं सिर्फ स्केड्यूल की हद तक बताऊं तो ये आपका टोटल सॉल्यूशन है। तो 3.315 की बात कर, देखिए आप ना करें जिस तरीके से मैंने किया, मैंने दूसरे तरीके से कि जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, जो एसेट बेचा हमें उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी खत्म करनी होती है। पिछले 2 सालों में आपकी डेप्रिसिएशन एक आई थी 15, एक आई थी 12.7 जो भी आ रही है, उसमें 2 एसेट ऐसे हैं जो हमने इस साल बेच दी हैं, तो हमने उसको 20 पे डिवाइड किया, एक व्हीकल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी, फिर 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 2, वो पिछले 2 सालों तक। इस साल जो 2 व्हीकल हमने बेचे हैं वो 6 महीने इस्तेमाल भी हुए हैं, वो भी 0.54 आया, वो भी उसके अंदर ऐड कर दिया, तो वो टोटल अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई जो बेचे हैं। या कोई और तरीका भी है, बुक वैल्यू का फार्मूला लगा दो जो एसेट बेचे हैं और उससे बुक वैल्यू फाइंड कर लो और कॉस्ट में से माइनस करके अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख लो। देखें जो भी आपको वर्किंग पूछनी है, ये वर्किंग कह रही हो ना, ये वैल्यू देखें, जो 2 व्हीकल आपने बेचे हैं उसकी मुझे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए। क्या ये थी 15 12.75, ये 20 एसेट की है, इसको 20 पे डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई किया, ये उन 2 एसेट्स की पिछले 2 सालों की डेप्रिसिएशन आ गई। और ये जो 0.54 है ये इस साल की। डन है, और कोई बात पूछनी है? पक्का? चलिए अब एक और सवाल करते हैं जी, कोशिश करते हैं कि प्योर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का करें। ये जनरल एंट्री वाला हमने क्वेश्चन कल किया था। है वो उस असाइनमेंट में है ना, ये तो सिर्फ नॉन करंट एसेट की असाइनमेंट है, इसमें सिर्फ आपको 3 स्टैंडर्ड के 5 स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आइए, एक हाथ जितने तो कहता है करवा दो।
ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, ये भी नोट्स का क्वेश्चन है, बट ये कल पे रखा हुआ है ताकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का थोड़ा बता के फिर करेंगे। यहां पर पीपीई भी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी है, तो ये अभी हम कर लेते हैं। ये क्वेश्चन 17 मार्क्स का पेपर में आया हुआ है, इसको ही देख लेते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नहीं बनाएंगे, सिर्फ पीपीई का बना देते हैं। वो कहता है जी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नोट्स लिखें, कंपैरेटिव एंड कॉलम फॉर टोटल आर नॉट रिक्वायर्ड। फिर उसके बाद हम अदर इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। टीएल अकाउंट्स फॉर रीवैल्यूएशन यूजिंग फॉर रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड एंड ट्रांसफर द मैक्सिमम, ये वही बात कर रहा है। फेयर वैल्यू मॉडल इज यूज्ड फॉर द सब्सिक्वेंट मेजरमेंट फॉर ऑल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब इसमें भी तीन बातें हैं। सबसे पहले दो एसेट्स हैं, इक्विपमेंट और ऑफिस बिल्डिंग। इसमें एक पॉइंट ऐसा आया हुआ है जो बहुत ज्यादा पेपर में डिस्कस होता है, ये भी सवाल को समझने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है, दोबारा कर रहे हैं। अब आप लोग ना, क्योंकि अभी एफएससी वाले हो, स्टिल आपने अभी आई कैप का शक्ल नहीं देखी, इसलिए आप लोगों को लगता है घर बैठ के पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये होते हैं एफएससी वाले बच्चे कि जी घर बैठ के टाइम टेबल बनाना है, फलाना ढिमकाना। असल जो रीजनल तैयारी होती है ना, वो ये है जो हम कर रहे हैं। अगर मेरी बात पूछो, जो मैं पहले करता भी था, ये तो एक करीब ट्रेंड शुरू हो गया, तो हमें भी थोड़ा सा नॉन प्रोफेशनल बनना पड़ रहा है। हमारा ट्रेंड क्या था कि पेपर से 2-3 दिन पहले तक मैं इसी तरह से करवाता रहता था। उसका फायदा क्या होता था, नो डाउट आपका भी टाइम का इशू आता है, आपको लगता है ये, और कल को अल्लाह ना करे कोई बंदा फेल हो जाता है, वो सारा मलबा, क्योंकि अब बंदा अपने ऊपर तो डालता ही नहीं है। जैसे अक्सर बच्चे कहते हैं सर हमारा टाइम जाया होता है, 6 महीने उन्हें अपना टाइम नजर ही नहीं आया। आज आकर उन्हें अपना टाइम जाया होता नजर आता है कि अगर टीचर कोई 10 मिनट लेट हो जाए सुबह सुबह क्लास आते वक्त, तो वो कहते हैं कि ये 10 मिनट बड़े इंपॉर्टेंट है। ये होता है। तो मैं किसी को पर्सनली नहीं कह रहा, वैसे ओवरऑल सबको ये लग रहा होता है, आखिरी इन दिनों में लगता है। तो इसलिए तो टाइम जाया करना उसको कहते हैं जो तलीमी एक्टिविटी के अलावा हो रहा हो। ये जो आप लोग अपने घर से यहां पर आते हो, घंटा लगता है, 1.5 घंटा, इसे टाइम जाया करना कहते ही नहीं है। ये तो आप एक्टिविटी कर रहे हो, अपनी तलीमी एक्टिविटी है। अगर हम जिस फॉर्मेट में अब कर रहे हैं सवाल, मैं रोजाना के आपको सवाल करवाऊं, आधे क्वेश्चन मैं कराऊं, आधे आप घर के लिए करने दें, जब आखिरी दिन आए ना, तो आपको एक एक क्वेश्चन और एक एक एडजस्टमेंट दिमाग में पक्की हो जाए। अब आपने घर बैठ के करना है, और घर बैठ में आपने परेशान होना है, और कुछ नहीं है। जब भी कोई सवाल, और आपने ऊपर से ना आई कैप के सॉल्यूशन भी देखने जो कि आपको समझ नहीं लगने, फिर परेशानी बढ़ती है। लेकिन अब तो जहरी सी बात है, मैं भी यही चाहता हूं कि कल को अपने ऊपर कोई ऐसी बात आ जाए, ब्लेम आ जाए, तो इससे बेहतर है कि कल लास्ट करे, ठीक है। उसके बाद आप लोग फिर भी, आप लोग एक, मैं आपको ये कहूंगा कि आपने तैयारी करते वक्त सारे सवाल और अपने पहले नोट्स रिवाइज करने हैं सारे। कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले नोट्स रिवाइज करके, और कभी भी एक चैप्टर तैयार नहीं करते हो तो याद रखिए सेक्शन वाइज तैयारी करनी है पेपर में, तब आपका यानी जो प्रेशर है कम हो जाएगा। ये 5 स्टैंडर्ड रिवाइज करने हैं, या इस तरह से कर लेना, 5 स्टैंडर्ड रिवाइज करना और बुक की कंप्रीहेंसिव एग्जांपल कर लेना। जब पांचों स्टैंडर्ड हो जाए, 2020 से लेकर 2025 तक के पास पेपर करना इकट्ठे, जैसे मैंने दी कंबाइन सेक्शन वाइज दी असाइनमेंट आपको, सारे ना सवाल करना। 22 से शुरू कर देना, 22, 23, 24, 25 ना करना इससे लेट, 2022 से कम अज कम शुरू कर देना। इसी तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग की, बाकी भी सारे सब्जेक्ट्स की, बाकी तो पता नहीं आपको सेक्शन वाइज का पता भी है या नहीं, लेकिन ये सेक्शन वाइज आपने तैयारी करनी है, ठीक है। कि सेक्शन के हिसाब से कि सेक्शन ए में कितना नंबर है, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में, तीनों सेक्शन को तैयार करना है। पहले सेक्शन वाइज तैयारी करोगे तो आपका प्रेशर कम होगा पेपर में। मिक्स सवाल आते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा। चले जी, क्वेश्चन में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके अंदर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑफिस बिल्डिंग, ध्यान से देखते हैं।
नोट करना आपकी मर्जी, नहीं करना ना करो, लेकिन समझना जरूरी है। हमारा साल कौन सा है? दिसंबर 22। और ये वैल्यूज किस डेट की हैं? जनवरी 22। उसने आपको अब बोलना नहीं प्लीज, और थोड़ा सा जागना भी है। अपने आप को ना संभाल के बैठना है, चेयर पे नहीं गिरना, ना किसी के सर के ऊपर हाथ रख, यानी सर रखना है अपना, अपने आप को संभाल के बैठना है पूरी तरह से। इक्विपमेंट 360, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 110, और डेट कौन सी है? 11/22। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड 20% रेट कॉस्ट मॉडल, ये तो आधा सवाल उसने खुद बता दिया। ऑफिस बिल्डिंग 280 56 स्ट्रेट लाइन मेथड, 10 साल लाइफ, और एक स्टार बना हुआ है। स्टार बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिवैल्यूएशन मॉडल। स्टार के साथ लिखा हुआ है रिमेनिंग लाइफ एट द डेट ऑफ लास्ट रिवैल्यूएशन, कि जब आखिरी दफा रिवैल्यूएशन की थी ना तब 10 साल लाइफ थी, और उसके बाद अब तक कितनी डेप्रिसिएशन आ चुकी है? 56। मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब है अगर मैं 280 को 10 पे डिवाइड करूं तो मेरे पास कितना आ गया? 28, और मेरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ गया 56। इसका मतलब है लास्ट रिवैल्यूएशन को 2 साल गुजर चुके हैं। लास्ट रिवैल्यूएशन को आज से 2 साल पहले रिवैल्यूएशन हुई थी। ये बात समझ लग गई? ये अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी तो ऐसा एक्सट्रैक्ट कर लोगे? तो मैंने या तो मैंने आपको तरीकाकार भी बताया था, 56 को डिवाइड कर दो 28 पे तो पता चल जाएगा 2 साल। आगे चलते हैं। एज एट 1 जनवरी 22 द रिवैल्यूएशन सरप्लस रिलेटेड टू द ऑफिस बिल्डिंग अमाउंटिंग टू ₹32 मिलियन। किस डेट को? अब मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात बताएं, ये जो मेरा सरप्लस है आया ही इतना था या ज्यादा आया होगा? ये तो 2 साल की एलिमिनेशन इसमें खत्म हो चुकी है। आगे चलते हैं। However, December 22 due to slump in the market the building was again revalued, साल के एंड पे जा रहा है, by independent valuer at this time the office building revalued at 156 million only। खत्म होगी बात, आगे तो काम ही इक्विपमेंट का है। ऑफिस बिल्डिंग खत्म। हम ऑफिस बिल्डिंग को पहले, मैं आपको वो सारा स्ट्रक्चर तो बताता नहीं, डायरेक्ट बता देता हूं चीजों को कि किस किस तरह से डील करना है। वर्किंग करते हैं, बाकी तो क्वेश्चन है ही, 3 पॉइंट है हमारे सारे, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। पहले तो वर्किंग पे चलेंगे ना, आ जाओ वर्किंग के ऊपर। वन 122 आपके पास कितना है ऑफिस बिल्डिंग का? 280। 56 उसकी डेप्रिसिएशन, कितना पड़ा हुआ है आपके पास? 280 माइनस 56, 224। डन। अब आपने साल के एंड में रिवेशन की या साल के शुरू में की, और इस दिन आपके पास 32 OCI भी पड़ा। दिसंबर 22 हमने रीवैल्यू किया, तो पहले डेप्रिशिएट करें या पहले रीवैल्यू? पहले डेप्रिशिएट करते हैं, तो करो जरा डेप्रिशिएट। स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, 28 आएगा, और इसको किस पे डिवाइड करेंगे? 10 पे, 8 पे, क्योंकि 2 साल पहले गुजर चुके हैं। नहीं तो वैसे सवाल भी याद होगा आपको, अच्छा आप लोगों को नहीं किया करवाया था। 224 माइनस 28 करें, 190 20। अच्छा आपने जर्नल एंट्री पास करो या ना करो, दिमाग में जरूर पास किया करो, अच्छा इसकी ये एंट्री पास होगी, इसकी ये, क्योंकि जब जर्नल एंट्री का सवाल आ जाए ना तो वो आपका तैयार हो साथ ही। हो गया डेप्रिशिएट। अब कर लेते हैं रीवैल्यू। 196 हो गया 156, कितना स्लैम्प डाउन आया? 28, ये खत्म किया, 12 का लॉस आ गया, सवाल खत्म हो गया। ओके
अब हमने इसको जाकर जहां जहां ट्रीट करना है वहां पर आप लिख लेंगे। अगर मैं आपको ये ब्रॉड में लिखूंगा तो कितना आएगा, 200 कॉस्ट वाला आएगा ना, एडिशन नहीं है, डिस्पोजल भी नहीं है, एलिमिनेशन है। एलिमिनेशन भला कौन कौन सी आएगी, 56 भी आएगी और 28 भी आएगी, इस साल वाली भी। 56 तो पुरानी एक्यूमुलेटेड ऑप्शन है ना, लास्ट रिवॉल्यूशन के बाद, और 28 इस साल के एंड तक भी आई है। तो कितना आ गया, ओके। उसके बाद रिवैल्यूएशन की वजह से हमारा एसेट कितना डाउन हुआ था, 40 से, और आपके पास 156 आना चाहिए। तो ये कोई बात आपके संपल्ले ना पड़ रही हो ना तो पूछ लेते होते हैं, होती वो कुछ चंद सेकंड की बात है, वो जो आपको परेशान कर रही होती है वो चंद सेकंड की बात ही होती है, बस वो एक पोला होता है जिसे कहते हैं, तो इस वजह से समझ नहीं लग रही होती। 56 को क्यों नहीं किया, वो भाई 50 जब रिवैल्यूएशन करते हैं ना उससे पहले जितनी एक्यूमुलेटेड ऑप्शन पड़ी होती है, लास्ट एलिमिनेशन के बाद वाली सारी एलिमिनेट करते हैं, तो पिछले 2 सालों की 56 अवेलेबल है। अगर वो एलिमिनेट हो चुकी होती तो नजर ही ना आ रही होती, और 28 इस साल की भी हम ले चुके हैं। उसके बाद हमारा क्या आएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ब्रॉड ऑन, पहले इसकी डेप्रिसिएशन आई थी, फिर एलिमिनेशन आई थी 84 की, और इसका कैरिड ऑन आ गया था 0। बात खत्म हो गई। और वो 3 चीजें तो लिख लोगे ना, नहीं मेजरमेंट बेस नहीं, रिवैल्यूएशन की 3 चीजें, रिवैल्यूएशन किया है साल के एंड पे, इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं करवाई है, उसकी बुक वैल्यू क्या आनी है, और मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन। डन, ये खत्म होगी बात। अब आ जाते हैं, ये आपका एक दूसरा एसेट है। 1 जुलाई 22 ये हमारा साल है। न्यू इक्विपमेंट एक्वायर्ड बाय मेकिंग पेमेंट 50 million to the supplier in addition and old equipment given in exchange. The fair value of old and new equipment is 60. The old equipment had a cost. ये तो exchange का केस है सीधा सीधा। बताओ मैंने न्यू इक्विपमेंट डेबिट के समूह से करना है, 50 प्लस 60 110। इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई जो दिया था, उसकी कॉस्ट है 80 मिलियन, तो उसकी वैल्यू कर लेंगे ओल्ड इक्विपमेंट की। फर्स्ट 719 को खरीदा था, ये तो हो जाएगा, ये ना भी हुआ तो फिर पेपर ना देकर देने जाना। अगर ये एक्सचेंज की एंट्री आपसे ना हो ना तो पेपर देना ही ना। ओल्ड इक्विपमेंट क्रेडिट कर देंगे 80 से, कैश दे रहे हैं 50, एसओपीएल का लिख देना जिधर आ रहा है। बताएं बताएं, देखें जब दोनों की फेयर वैल्यू गिवन हो ना तो फिर फेयर वैल्यू ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश लेते हैं न्यू एसेट की कॉस्ट। हाँ, तो फिर अज्यूम करते हैं कि ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू ज्यादा रिलायबल है, साइलेंट हो या बताया हो। साइलेंट हो तो फिर आपने दोनों की फेयर वैल्यू बताई हो ना, तो फिर ओल्ड को लेना है, दोनों में से किसी एक की फेयर वैल्यू बताई हो, फिर जिसकी फेयर वैल्यू, वो एक लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस, वो सारी चीजें एक दफा दोहरा लेना। और इसके मैंने 10 सवाल भी आपको अलग से भी करके दिए थे। नहीं, वो सिर्फ एक क्वेश्चन में बताया हुआ बस, वरना बाकी इसी तरह का सवाल होता है। अब पता चल गया ना कि अगर दोनों में से फेयर वैल्यू ना बताई हो तो ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू प्लस माइनस कैश, ठीक होगी बात। अब जरा गौर फरमाएं, आपने एडिशन में कितना लिखना है 110, डिस्पोजल में कितना लिखना है 80, और डेप्रिसिएशन वो वर्किंग कर लेना, वो आपके पास आ जाएगा। और ये आपका है IS 40 का केस। अभी आप क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि फरहान साहब ने आज रिक्वेस्ट किया कि 11 बजे आपको, क्योंकि आज जुम्मा का दिन है, तो आपने करना यह है कि
कोशिश जरूर करनी है, मैं करवा दूंगा, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि 2023 तक जितने भी क्वेश्चन है ना नोट्स के, वो आपने करने जरूर है। 2-3 सवाल ही होंगे, क्योंकि एक्सट्रैक्ट के कुछ सवाल है, कुछ जनरल एंट्रीज के हैं और कुछ नोट्स के हैं। ठीक है, 2 थे एक्सट्रैक्ट कर लिए, अगर नहीं भी किए मैंने करवाने तो है, क्योंकि कल मैंने आपको करवाना है 40 और 36 और सवाल कुछ करवाने हैं, फिर उसके बाद